अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। और आज का हमारा विषय है बैंकिंग से भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। किस तरह से प्राचीन काल से लेकर के अब तक भारत में बैंकिंग व्यवसाय किस तरह से ग्रो किया, इस संबंध में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर हम लोगों का काफ़ी लंबा होने वाला है, तो समझते हैं कि इसको हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक करके चरणबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आप शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो अगर हम बात करें तो इसको हम लोग 4 चरणों में डिवाइड कर लेते हैं कि प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या है, ब्रिटिश काल में क्या है और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। क्योंकि ये एक तरह से हमारे इतिहास का डिवीजन है। प्राचीन काल था, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर ब्रिटिश काल आता है, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत। तो इस तरह से हमारे बैंकिंग बिजनेस में भी चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो अध्ययन की दृष्टि से सुविधा रहता है। तो आइए बात करते हैं। हमारा जो पहला है आपका प्राचीन काल में। प्राचीन काल में बैंकिंग का क्या स्वरूप रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो और निर्भरता की इस तरह से कि आपस में लोग बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे करके अपना वो क्रमशः जो है मानव विकास चलता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो मुद्रा का भी जिक्र आता है। हालांकि जो आज का वर्तमान मुद्रा का स्वरूप है, आप इसे रुपया करते हैं, सिक्के देखते हैं, उस रूप में न होकर के वस्तु को ही मुद्रा का स्वरूप दे दिया जाता था। जैसे कि प्राचीन काल में, आपके वैदिक काल में देखेंगे, गाय को मुद्रा मान लिया जाता था। कहीं पे सॉल्ट, नमक को मुद्रा मान लिया गया था। सीप, बबूल, रत्नों को मुद्रा के रूप में प्रचलन में किया था। आगे चल करके चमड़े को माना गया, फिर धातुओं को। इस तरह से करके क्रमशः हम लोग मुद्रा का विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो है हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन के वैदिक काल में। वैदिक काल में भी मुद्रा में लेन देन होने की जिक्र आती है। और मुद्रा, चूंकि वर्तमान की मुद्रा के स्वरूप को न मान करके वहां पर ऐसा न हो कि इसे आज का मुद्रा तो उस स्वरूप में, मुद्रा किसी वस्तु को मान लिया जाता था और उसमें लेन देन किया जाता था। तो इसका उस समय भी जो है तो और जो लोग भी मुद्रा में लेन देन करते थे उनको वो एक तरह से, जैसे आज के आधुनिक बैंकर्स हैं, उस रूप में उनको एक मान्यता दी गई थी। और आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद आप चलते हैं, बौद्ध काल में आते हैं। तो जो व्यापारी धन का लेन देन करते थे उनको हम श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी एक उनका एक वर्ग हुआ करता, श्रेणी। और वो जो है बौद्ध काल में धन का लेन देन करते थे, उनको हम श्रेणी कहते थे। फिर आगे आएंगे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे तो वहां भी इस चीज की जिक्र है। वहां पे ऋण देने के प्रथा का विवरण दिया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किस तरह से ऋण को देना चाहिए। जैसे आज होता है कि ऋण देने के जो नीतियां हैं आधुनिक बैंकों का, उस तरह से कुछ चीजें उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जमानत पर ऋण दें और तमाम चीजें हैं, किसको दें, किस कार्य के लिए ऋण देना चाहिए, किस कार्य के लिए नहीं देना चाहिए, इत्यादि चीजों का जिक्र जो आपको अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। अब ये तो हो गया हमारा प्राचीन काल में, जहां से बैंकिंग का थोड़ा विकास दिखता है। फिर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आता है मध्यकाल। मध्यकाल में आपके 12वीं शताब्दी में महाजन और साहूकार, दो लोगों का जन्म हुआ। दो महाजन या साहूकार उन्हें कहते थे जो उधार दिया करते थे धन को। उनका मुख्य बिजनेस कुछ और होता था। व्यापारी हुआ करते थे या बड़े बड़े किसान काश्तकार हुआ करते थे, लेकिन उनके पास जो अतिरिक्त धन होता था वो जरूरतमंदों को उधार के रूप में देते, ब्याज पे पैसा देते थे। ऐसे लोगों को महाजन और साहूकार कहा जाने लगा। तो 12वीं शताब्दी में ये महाजन और साहूकार का उदय हुआ और इन्हीं को आगे चल करके इन्हीं को नगर सेठ भी कहा जाता था। नगर श्रेष्ठ कहा जाता था। सेठ लोग आज भी आपके शहरों में देखेंगे तो रुपए का में बिजनेस करते हैं, ब्याज पे रुपया देना लेना। तो इनको महाजन साहूकार, इसे देसी बैंकर्स भी कहते थे, के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका मुख्य काम जो है धन लेना देना, इनका सहायक कार्य था।
इनका मुख्य कार्य जो है उनका अपना ओन बिजनेस हुआ था। स्वर्णकार होते सोने में बिजनेस करते थे, तो उससे जो लाभ कमाते थे उस पैसे को जो है अतिरिक्त धन को अपना उधार लोगों को देते थे। बल्कि ये एक तरह से लोगों की जमाएं स्वीकार भी नहीं करते। जैसे बैंक का जो दो मुख्य कार्य है कि जनता का धन स्वीकार करना और लोगों को उधार देना, तो ये काम जो दो बैंकों का कार्य है ये न करके वो सिर्फ जनता का धन स्वीकार नहीं करते थे, वो जनता को उधार दिया करते थे। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये हमारे मध्यकाल में आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग ब्रिटिश काल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम चीजें, तो उसके पहले भी कुछ विदेशी आया करते थे, ब्रिटिश व्यापारी भारत में आया करते थे। तो उस समय भी आपके बैंक का विकास शुरू होता है। आधुनिक बैंक की एक तरह से नींव पड़ती है। और इस ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश काल के कालखंड को हम 4 स्टेज में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग। ये 4 चरणों में डिवाइड करके ब्रिटिश काल का अध्ययन, क्योंकि ब्रिटिश काल में ही तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके आधुनिक बैंक की नींव पड़ी है और यहीं से आपके निकल के आता है। जैसे कि आपका केंद्रीय बैंक आता है, स्टेट बैंक आता है, ये सब तमाम चीजें हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। कहीं कोई समस्या आएगी तो आप इस पर अपना क्वेश्चन बनाए रहिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। आपको ब्रिटिश काल में आपका जो प्रथम युग आपका आता है, प्रथम युग में आपके 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आगमन से प्रारंभ होता है और 17वीं शताब्दी में आपकी जो है देसी बैंकर्स जो थे, इनकी सत्ता एक तरह से ये देसी बैंकर्स का बोलबाला था 17वीं शताब्दी में। और करीब करीब 1835 का जो अधिनियम आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत शासन के लिए जो चार्टर लागू होता है, चार्टर कानून लाते हैं 1835 में, उसके तहत कानून आता है। और इनकी जो देसी बैंकर्स थे, यानी कि हमारे सेठ, महाजन, साहूकार, नगर सेठ इत्यादि की ये सत्ता इनकी समाप्त हो जाती है। कब? 1935 में। यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद करीब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, 1600 में भारत आते हैं। उसके बाद फिर 1835 में जाकर के पूरी तरह से भारतीय जो महाजन सेठ साहूकार वगैरह थे, ये चेटी थे और सब इन लोगों का सत्ता समाप्त होती है। यानी कि इनको बिजनेस हालांकि रहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से उनका एक तरह से होता है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और एजेंसी गृह की स्थापना करते हैं। एजेंसी गृह, और यही एजेंसी गृह है जो आपके आधुनिक बैंक की नींव है। आप यहीं से आपका एजेंसी गृहों से ही आपके आधुनिक बैंकों की स्थापना शुरुआत होती है। उसके तरह से नींव के पत्थर हैं ये। और इनका अंग्रेजों ने सबसे पहले 2 जगह स्थापना किया, मुंबई में और कलकत्ता में, एजेंसी गृह, जो कि आधुनिक बैंक के लिए के आधारभूत संरचना है या नींव का पत्थर है ये। इनका मुख्य कार्य क्या था? जो एजेंसी गृह थे, इनका काम करते ये लोग जो है एक तरह से ये निजी संपत्ति अपना बैंकिंग का कार्य करते थे। और इनको मान्यता इसलिए दिया गया अंग्रेजों द्वारा, इनका मुख्य काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकता के लिए ऋण देना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, विस्तार करना चाहिए, सब जगह साम्राज्यवादी भावना से आई थी इंडिया में, और वो देश पे कब्जा करना था। सैनिक जरूरतों के लिए, गोरा बारूद के लिए, अन्य तमाम खान पान के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, तो उसकी पूर्ति के लिए ये एजेंसी गृह कार्य करते थे और ऋण देते थे उनको। और आगे इनका एक काम था, और जनता से जमाएं स्वीकार करते थे। अब तक हमने क्या बात की थी कि जो सेठ, महाजन, साहूकार वगैरह होते थे, ये अपने धन को ऋण पे देते थे, वो किसी की जनता से धन स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन ये जो एजेंसी गृह आपका है, ये जनता से जमाएं स्वीकार करने लगे। और इनका आगे और इन्होंने काम किया, इनको पत्र मुद्रा निर्गमन का भी अधिकार दे दिया गया, यानी कि नोट छाप करके मार्केट में चलाते थे। तो एक तरह से देखा जाए कि ये केंद्रीय बैंक का भी कार्य करते थे। उनकी शुरुआत है एकदम से कि हम इसलिए कहा कि भारत में एजेंसी गृह जो है बैंकों की नींव का पत्थर है ये। इसी पर बैंकिंग, आधुनिक बैंकों का इमारत खड़ा हुआ है, या केंद्रीय बैंक हुआ आपका, वो सब भी इसी विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। तो
एजेंसी गृह क्या करते थे, इनका तीन मुख्य कार्य थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए ऋण देना। दूसरा है जनता से जमाई स्वीकार करना। तीसरा है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ये और इसी एजेंसी गृह से आगे चल करके भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, 1770 में हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता। 1770 में पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है, और जो 1835 के आसपास जो है असफल हो गया था। आगे फिर चलते हैं, 1775 में दूसरा बैंक बनता है बैंक ऑफ बंगाल और जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों वैज्ञानिक की ये एजेंसी गृह एक तरह से जो है इनका नामकरण चेंज हुआ, और आगे चल करके ये इन्होंने इसी तरह से ये उसी सिद्धांत पे, जिसपे एजेंसी गृहों की स्थापना होती, उसी सिद्धांत पे हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल और जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो ये आपके प्रारंभिक चरण है। प्रथम युग में इस तरह से डेवलप बैंकों का विकास शुरू होता है, और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो अगला चरण में आपका आता है, अगले चरण में प्रथम युग में ही प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है। प्रेसिडेंसी बैंक यानी कि उस समय तक जब ये आपके कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, ये तीन जगहों पे कॉलोनियां डेवलप कर चुके थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों द्वारा कॉलोनियां डेवलप, और उनके लिए आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही थी, और उन आर्थिक गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन के ट्रांजैक्शन, लेन देन के लिए बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और इसलिए सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की, जिसमें निजी अंशधारियों की पूंजी लगी और कुछ हिस्सा सरकार का, कुछ हिस्सा था इसमें, कुछ हिस्सा सरकार का था, ताकि वो भी उस पर कंट्रोलिंग कर सकें। तो पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक, आपके तीन प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि आपने बताया कि तीन प्रेसिडेंसियों की स्थापना हो चुकी थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। तो इन्हीं तीनों जगहों पे जो है प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना होती है। 1806 में पहला बैंक होता है आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक स्थापित होते हैं, और इसमें पूंजी किसकी लगी है, तो निजी अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं जो निजी लोग हैं, और कुछ हिस्सा आपके सरकार का होता है इसमें। ये चीजें हो जाती है, और इनको 1862 तक पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। यानी कि जो प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक 1862 तक पत्र मुद्रा का निर्गमन करते रहते हैं, तीनों को था अधिकार प्राप्त। एक चीज और इसमें है, जो आपका बैंक ऑफ कलकत्ता है 1806 में जो स्थापित हुआ था, वो उसका नाम बदल करके 1909 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1909 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया आपका। इस भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए कंपटीशन में आते हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रख करके ये सब चीजों करेंगे। और जैसे हमने इसको लिखा है, इस तरह से आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कायदे से नोट्स में अपना लिख लेंगे, तो आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब छोटी छोटी बातों को विधिवत अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और उसको याद भी कर लेंगे, ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो आप उसको अपने अंदर से निकाल करके उसका यूज कर सके। तो हम थे यहाँ प्रेसिडेंसी बैंकों के पास। तो हमने कहा कि ये तीन बैंक स्थापित हुए, जिनको नोट निर्गमन का अधिकार 1862 तक दिया गया था। और फिर आगे चलते हैं तो बैंकों के एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह एक महत्वपूर्ण आपका है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक हैं आपस में मर्ज कर दिए थे, यानी तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के समस्त पूंजी को संकलित करके एक बैंक बना दिया जाता है 1921 में, जिसका नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपका यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि आगे चल करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो जाता है। और
इसी इंपीरियल बैंक से के इसका मुख्य काम था। 1921 में आपने दिया था कि ये केंद्रीय बैंक का भी काम करता है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया था केंद्रीय बैंक का, और इसको कार्य दिया गया था केंद्रीय बैंक का। वारेन हेस्टिंग इसकी चीजें आई थी, स्वीकृति दिया गया था, इस तरह की चीजें। तो हिल्टन एंड आयोग और क्या क्या सब सारी चीजें। तो केंद्रीय बैंक जो है, तो इसको काम दिया गया था पत्र मुद्रा का निर्गमन और बैंकों के नियंत्रण के लिए, तमाम चीजें बातें। लेकिन ये उस अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो अंत में आगे चल करके 1935 में रिजर्व आरबीआई की स्थापना होती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी से स्टेट बैंक आपका और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय बैंक के का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये आपका हो गया यहाँ से एक इंपीरियल बैंक का। आगे आगे और बढ़ते हैं प्रथम युग में ही। तो संयुक्त स्कंद बैंकों की स्थापना होती है 1860 से लेकर के 1912 के बीच में। संयुक्त मतलब ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वगैरह होता है, तो जहाँ पे कई लोगों की पूंजी लग करके होता है। और यह एक तरह से वाणिज्यिक बैंकों का शुरुआत होता है। और इसमें क्या होता है कि 1860 में सरकार एक बैंकिंग कानून लाती है, एक बैंकिंग कानून बनाती है, जिसमें मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना की बात कही गई है। 1860 में सरकार एक कानून, भारत सरकार एक कानून लाती है, और उसमें जो है एक बैंकिंग कानून आता है, जिसमें मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना की बात होती है, जिसमें कि ये तमाम बैंक स्थापित होते हैं। सबसे पहले आपने इलाहाबाद बैंक का नाम सुना होगा। इलाहाबाद बैंक 1865 में आता है। अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 में। 1881 में आपका अवध कमर्शियल बैंक। 1895 में आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये भी आपको याद होगा। तो फिर ये तो बैंकों की तरह से शुरुआत होती है, वाणिज्यिक बैंक यानी से ज्वाइंट पूंजी वाले बैंक शुरू होते हैं आपके प्रथम युग में, ब्रिटिश काल के प्रथम युग में। फिर 1905 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटती है। उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन का बोलबाला शुरू होता है, यानी कि आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन कि ब्रिटिश का एक तरह से बाइकाट और स्वदेशी चीजों का। तो उसमें कई ऐसे भारतीय उद्योगपति आए निकल करके, जिन्होंने की बैंक की स्थापना की, जिसमें 1906 में आपका बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 1907 में बैंक ऑफ इंडियन बैंक, और 1908 में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से इन बैंकों की स्थापना हुई स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर के। तो ये कुल मिला करके आपके प्रथम युग, ब्रिटिश काल के प्रथम युग में ये चीजें हुई। इसमें से कि महत्वपूर्ण घटनाएं आपका पहला है 16वीं शताब्दी से लेकर के, यानी एजेंसी गृह की स्थापना। एक चरण ये हो जाता है कि प्रारंभ में भारत द्वारा ब्रिटिश आगमन आते हैं, देसी बैंकर की सत्ता समाप्त होती है, और फिर एजेंसी गृहों की स्थापना होती है। एजेंसी गृहों द्वारा पत्र मुद्रा वगैरह की सब चीजें होती है। भारत का पहला बैंक कमर्शियल बैंक स्थापित हुआ 1770 में, हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर प्रेसिडेंसी बैंकों का युग आता है, प्रेसिडेंसी बैंक, और वो आगे चल करके इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसी समय आपका संयुक्त स्कंद बैंक आते हैं, और फिर एक स्वदेशी जागरण होता है, और उसके तहत जो है बैंकों की स्थापना होती है। तो ये कुल मिलाकर प्रथम युग की चीजें हो जाती हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय युग की तरफ। जो आपका द्वितीय युग शुरू होता है ब्रिटिश काल का, वो 1913 से लेकर के 1917 में, जो कि एक तरह से ये बैंकिंग संकट का युग होता है, बैंकिंग संकट का काल होता है। आपको पता होगा इस समय जो है, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे बैंकिंग संकट जो आए थे 4 तरह के, वो क्या क्या थे, तो उसमें सारी चीजें जिक्र हो गई थी कि क्यों ऐसा हुआ। तो जैसे कि आपने देखा कि एक तरह से स्वदेशी आंदोलन में तमाम बैंक खुले और असफल होते चले गए। तो ये एक असफलता का दौर था ये आपका द्वितीय युग जो ब्रिटिश काल का था, यानी 13 से 17 के बीच में, 1913-17 के बीच में तमाम बैंक डूबे, और उसका कारण था कार्यकुशलता की कमी, आपके व्यवसायिक गतिविधियों में रुचि न लेना, और अंशधारियों द्वारा निष्क्रियता बनाए रखना, और लोगों का अविश्वास, आम जनता का बैंकों के प्रति अविश्वास था। और इसी समय आपका प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, 14 से 18 के बीच में था, तो उसका भी प्रभाव इस पर था। तो ये द्वितीय युग आपका संकट का युग था। इसमें बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ही नुकसानदायक रहा है। फिर आगे आपका तीसरा युग शुरू होता है 1917 से लेकर के 1939 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये शुरू होता है
18 के पश्चात जो है तेजी से जो है अर्थव्यवस्था को ग्रो कराने की बात आती है, उसको विकसित करने की बात आती है, प्रक्रिया तेजी होती है, बैंकों में धन जमा करने लगते हैं, लोगों का विश्वास बैंकों के प्रति बन जाता है और वो बैंकों में धन जमा करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि बैंकिंग व्यवसाय में तेजी आती है। यानी कि तीसरे युग में, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए तमाम तरह की नीतियां आती हैं और लोगों का बैंकों के प्रति रुझान होता है, उसमें विश्वास बनता है और लोग अपने धन को बैंक में जमा करते हैं, जिससे बैंक के पास एक कोष जनरेट होता है और उन कोषों से जो है बैंकिंग गतिविधियां में तेजी आ जाती है। लेकिन उसमें भी एक समस्या आती है। क्या होता है कि 1921 में जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1921 में, तो इसने मुद्रा संकुचन की नीति अपना ली। 1921 में इंपीरियल बैंक ने मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई कि मार्केट से मुद्रा को कम करना है, यानी बैंकों के पास जो लिक्विडिटी होती थी, कमर्शियल बैंक यानी जो ये वाणिज्यिक बैंक खुले, संयुक्त स्कंद वाले बैंक खुले थे, इनके पास जो लिक्विडिटी थी उसको मार्केट से खींच लेने की बात आएगी ना, तो मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई गई, जिसके कारण मंदी का दौर शुरू हो जाता है। उसके वजह से मंदी का दौर शुरू होता है और 1929 और 30 में विश्व महामंदी आ जाता है, विश्व भर में, विश्व स्तर पर जो है मंदी का दौर आता है, जिसके कारण नया बैंकिंग संकट उत्पन्न हो जाता है और ये बैंकिंग व्यवसाय के लिए बड़ा ही नुकसानदायक साबित होता है। ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो इसी बीच में जो है 1930 में आपके जैसे महामंदी चली थी, 1930 में एक केंद्रीय जांच समिति का गठन किया जाता है। केंद्रीय जांच समिति जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव देते हैं, जिसमें पहला उसका प्रस्ताव था केंद्रीय बैंक की स्थापना। यानी उसने कहा कि अगर बैंकिंग सेक्टर को विकसित करना है तो मुझे एक केंद्रीय बैंक चाहिए, और फिर उसने कहा कि एक काबिल प्रभावशाली बैंकिंग विधान चाहिए, जिससे कि बैंकों पे को नियंत्रित निर्देशित किया जा सके। यानी दो बातों का जिक्र उन्होंने किया, एक तो केंद्रीय बैंक चाहिए, दूसरा बैंकिंग विधान चाहिए। और इसी बात को लेकर जो केंद्रीय 1930 की जो केंद्रीय जांच समिति थी, उसी की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, जो आगे चल करके बैंकों का के विकास के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बनता है और उसके निर्देशन और नियंत्रण में बैंकिंग बिजनेस ग्रो करता है। और इस तरह से फिर आपका चौथा चरण शुरू होता है 1939 से लेकर के 46 तक, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति होने से पहले तक जो है आपका, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का काल था। ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, जब ये चतुर्थ बैंकिंग ब्रिटिश काल का चरण हम स्टेज बांटते हैं। इसमें क्या किया, जो आरबीआई आपकी 1 अप्रैल 1935 को गठित हुई थी, इसने उदार साख नीति अपनाया, यानी कि ऋण देने की नीतियों में ढीलापन लाया, और जिसके तहत क्या हुआ कि बैंकों को निक्षेप प्राप्त, जमाएं प्राप्त, यानी बैंकों के पास तमाम तरह के पैसे आ गए, और इससे क्या हुआ कि उनका बिजनेस बढ़ने लगा और लोगों में ऋण की मांग बढ़ी, लोगों ने उधार लेना शुरू किया और अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी और इस तरह से उत्पादन कार्य शुरू हुए। तो कुल मिलाकर चतुर्थ युग में भले द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, लेकिन फिर भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा काल रहा। इसमें हालांकि इसमें कुछ बैंक डूबे भी, जो कि कार्य क्षमता में कमजोर थे, जो अपनी चीज़ों अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, उनमें कमियां थी, वो भी असफल भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर के आरबीआई की उदार नीतियों के कारण बैंकों को निक्षेप प्राप्त हुआ, लोगों को ऋण देना शुरू किया, लोगों ने उधार लिया और उससे जो है कंपनियां स्थापित की और एक तरह से बैंकिंग सेक्टर को विकास हुआ इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश काल के 4 चरणों को पढ़ा, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग। प्रथम युग में आपका एजेंसी गृहों की स्थापना होती है, जिससे कि भारतीय बैंकिंग के आधार
का काम करता है, ये नींव का पत्थर साबित होता है। और आगे चल करके प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है, जो प्रेसिडेंसी बैंक आगे चल करके इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट होते हैं, और यही इंपीरियल बैंक आगे चल करके आपका आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से चीजें आती हैं। और फिर इसी प्रथम युग में ही आपके तमाम ज्वाइंट स्टॉक वाले बैंक खुलते हैं, जिसमें इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि बैंकों की स्थापना होती है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर जब द्वितीय चरण में हम लोग आते हैं, वो बैंकों के संकट का काल होता है, और इसमें हमारे बैंकों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता है यह काल। और फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरा युग काल में आते हैं, जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लोगों की तेजी आती है और बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि होती है। इसमें फिर लेकिन दुर्भाग्य से 1921 में इंपीरियल बैंक द्वारा मुद्रा संकुचन की नीति अपना ली जाती है, जिससे महामंदी के कारण भी प्रभावित होता है। और फिर अंत में केंद्रीय जांच समिति, और तीसरे युग में ही आपके आरबीआई की गठन हो जाता है, आरबीआई की स्थापना होती है केंद्रीय जांच समिति के सिफारिशों के आधार पर। चतुर्थ युग में आप आरबीआई ने उदार साख नीति अपनाती है, जिससे कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बावजूद हमारे बैंकिंग सेक्टर का विकास होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है प्राचीन काल में कैसे क्या हुआ था, बैंकिंग विकास किया, मध्य युग में कैसे किया, ब्रिटिश काल में क्या किया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत में बैंकिंग विकास कैसे हुआ। स्वतंत्र भारत में हमारा जो है अब तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल। तो भारत में क्या हुआ, आप सब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद होता है, और उस दिन दो भागों में दो देश बन जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो दो राज्यों में विशेष समस्या आई, पंजाब और बंगाल, क्योंकि पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बंगाल का भी आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से जो हमें बैंकिंग बिजनेस था उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी देश विभाजन के बाद जो है पंजाब और बंगाल के बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और इस तरह से एक तरह से ये हम लोग बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग संकट में भी बात कर लिए थे कि स्वतंत्र भारत में जो है जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे जो है बैंकों पर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन इसी के साथ ही जो है देश में चूँकि स्वतंत्र भारत सरकार का स्थापना हो चुका था, तो बैंकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान किया। सरकार ने बैंकों को, यानी कि जो बैंक डूब रहे थे, जो असफल हो रहे थे, जिनके पास धन की समस्या आ रही थी, जो लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहे थे, ऐसे बैंकों की मदद के लिए सरकार आगे आई और उनको आर्थिक सहायता कर दी। इस प्रकार से कुछ बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा संभला, और फिर आगे आपका जो है आरबीआई जो है इसमें बढ़ करके काम किया और बैंकिंग सेक्टर में के लिए जो किया। तो अब हम आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी 1 जनवरी, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों का सरकार शासन था। उसके बाद जब देश आज़ाद होता है तो भारतीयों की सरकार ने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्यों किया? इसके पीछे था कि इससे सरकार का नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण से आशय होता है कि क्योंकि उसके पहले जो है वो निजी अंशधारियों की पूंजी तो चल रही थी, तो इसका राष्ट्रीयकरण करने से इसमें सरकार का पूरी तरह नियंत्रण हो गया और मौद्रिक तथा साख नीतियों को सफल संचालन के लिए ये ऐसा किया गया सरकार द्वारा। क्योंकि सरकार की नीतियाँ जो होती हैं उसको अच्छे से लागू करे आरबीआई, इसके लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को पहला काम किया स्वतंत्र भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने उसी 1949 में ही बैंकिंग नियमन अधिनियम लाया, ताकि बैंक जो वाणिज्यिक बैंक थे वो निरंकुश होकर के काम न करे, उस पर सरकार का नियंत्रण रहे, उस पर आरबीआई का नियंत्रण रहे। इसके लिए उसने बैंकिंग अधिनियम 1949 आया। इसमें वाणिज्यिक बैंकों पर नियमित और नियंत्रित करने की बात कही गई। कौन करेगा? तो आरबीआई को अधिकार दे दिया गया कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को नियमित और नियंत्रित करेगी। किसके तहत? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत। और फिर आगे चलकर इसी अधिनियम में 2 बार 1963 और 1965 में संशोधन हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्वतंत्र भारत में बैंकिंग विकास के लिए आगे बढ़ते हैं।
फिर है आपका कुछ बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ कमज़ोर बैंकों का विलयन कर दिया आपस में, यानी कि जो कमज़ोर बैंक हैं 2000 थे उनको मर्ज कर करके उनको मजबूत बनाया गया। इसमें जो पहला काम किया था 1950 में बंगाल के 4 बैंकों को, यानी कि कौन कौन से बैंक थे, कोमैलिका बैंक, कोमिला बैंक, बैंकिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, हुगली बैंक और दी बंगाल सेंट्रल बैंक, 4 बैंक, यानी कि एक हो जाएगा कोमिला बैंकिंग कॉरपोरेशन, दूसरा है आपका यूनियन बैंक, तीसरा है आपका हुगली बैंक और चौथा है आपका दी बंगाल सेंट्रल बैंक। इन चारों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम रखा गया दी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम किया गया 1950 में। तो इससे क्या हो गया कि एक मजबूत बैंक बन करके उभरा ये द यूनियन बैंक ऑफ। फिर आगे आपका आरबीआई ने यह ज़रूरत महसूस किया कि जो हमारे बैंकिंग कर्मचारी हैं उनके अंदर कुछ बैंकर्स जो हमारे हैं उनके अंदर बैंकिंग बिजनेस के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए उसका अभाव पाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की और इसके लिए आरबीआई ने 1954 में, 1963 में, 1967 में इसने 3 ट्रेनिंग कॉलेज का बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की। जैसे पहला आपका जो है 1954 में मुंबई में किया, दूसरा 1963 में चेन्नई में किया और 1967 में आपका पुणे में स्थापित किया गया। यानी कि आपके 3 बैंकर्स के ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोले गए आरबीआई द्वारा, ताकि उसमें से बैंकिंग व्यवसाय के लिए जो जरूरी योग्यता होनी चाहिए उसको उस बैंकर्स के अंदर उसको डाला जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरबीआई ने बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की। फिर आगे आपका और आगे बढ़ते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। स्थापना क्या होती है आपका, इसे 1921 में हमने पढ़ा था। 1921 में जो आपके प्रेसिडेंसी बैंक है 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना कर दी जाती है। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में एसबीआई में कन्वर्ट हो जाता है और वह उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, यानी कि वह सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। और इसी के साथ ही 1959-60 के दरमियान आपके जो 10 देसी रियासतों के 10 बैंकों को, देसी रियासतों के 10 बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बनाया जाता है। बाद में आगे चल करके इसकी संख्या 7 हो जाती है और फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इनका एसबीआई में विलय हो जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में 5 आपके एसबीआई के सहायक बैंक, यानी कि स्टेट बैंक आप हैं आपके देसी रियासतों वाले बैंक। तो कुल मिलाकर के स्टेट बैंक के को राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसको एक सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक बना दिया था, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। आगे बढ़ते हैं तो उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की थी कि देश में तेजी से औद्योगिक विकास हो, ताकि हमारे देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए, यानी कि अक्सर ये देखा था कि जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें धन की आवश्यकता होती है और उस पूंजी के लिए लंबे समय की जरूरत पड़ती है, और उस लंबे समय की पूंजी की व्यवस्था के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई। जिसमें पहला आपका 1948 में औद्योगिक वित्त निगम, 1954 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, 1955 में औद्योगिक साख एवं निवेश निगम और 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको आईडीबीआई भी कहते हैं। उसके बाद 64 में आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना होती है। ये सारे संस्थाएं जो है औद्योगिक बैंक उद्योगों के विकास के लिए उनको मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से आपका जो है औद्योगिक बैंक आपके काम करते हैं। फिर आगे आरबीआई ने व्यापारिक
जो जनता अपना पैसा बैंकों में जमा करती, वाणिज्यिक बैंकों में जमा करती है, उनको भी सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि वो उन्होंने धन जमा किया तो उनको एक गारंटी मिले, इसके लिए उसने आरबीआई ने जमा बीमा निगम की स्थापना 1962 में करती है। इसका उद्देश्य है कि जो बैंक असफल हो रहे थे और उसमें जमाकर्ताओं को हितों की रक्षा की जा सके, यानी कोई बैंक अगर डूबता है तो उसमें जो जमाकर्ताओं ने अपना धन जमा किया है उनके हितों की रक्षा हो और कुछ धन उनको वापस मिल सके। इसीलिए जमा बीमा निगम जो है की गठन हुआ 1962 में। ये क्या करता है कि अगर कोई बैंक असफल होता है तो उनके जमाकर्ताओं को उनकी जमा के में जो कुछ धन जो है प्रदान करता है। आगे इसी में जो है 15 जुलाई 1978 को भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड तथा जमा बीमा निगम, ये दोनों जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारंटी निगम दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और एक नया संस्था का जन्म होता है जिसका नाम है जमा बीमा एवं साख गारंटी निगम। ये भी काम वही करता है, यानी जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। जमा बीमा तथा साख गारंटी निगम एक गारंटी प्रदान करता है। इस तरह से आपका जो है स्वतंत्र भारत में बैंकिंग सेक्टर का विकास होता है। फिर आगे आपके बढ़ते हैं तो सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों की स्थापना होती है। अभी आगे जो हम लोग जो भी टॉपिक से पढ़ रहे हैं सबके बारे में आपका डिटेल में आगे आपके कोर्स में है, सबके बारे में हम लोग पर्टिकुलर एक लेक्चर पढ़ा जाएगा और काफ़ी डिटेल में उनको चर्चा होगी। तो बस प्रारंभिक जान लीजिए कि जो स्वतंत्र भारत में विकास हो रहा है उसमें सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों की स्थापना होती है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की बात आती है, क्योंकि यह महसूस किया गया कि वाणिज्यिक बैंक जो है मनमाना करने लगे हैं और इस उद्देश्य से जो है आरबीआई ने बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की बात करती है 1969 में। ये क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके बहुविकल्पी में आते हैं, इसलिए आप इस तरह से इसको याद करें। तो इसमें उसने जो है 1969 में बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की बात की। उसमें इसके तहत जो है राष्ट्रीय साख परिषद और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय साख परिषद क्या करता था कि बैंकों को जो ऋण देने की क्षमता होती है उसको उस पर जो है नियंत्रण करने की बात करती है। कुल मिलाकर के ये जो आपका बैंकों का सामाजिक नियंत्रण है ये कानून करीब 6 महीने ही चल पाया था। उसके बाद ही तुरंत बाद जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात आ गई, यानी कि 1969 में ये जनवरी के आसपास आया था और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण से आशा है कि वो बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके में जो है मनमाना पर नहीं चलेगा। इस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का। आगे बढ़ते एक योजना और लाया था 1969 में आई थी, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना में होता है कि सभी देश के सभी जिलों में डिवाइड करके, जिले तो वही है, उसमें जो है वहाँ पर जो प्रमुख बैंक होता है उसको लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है और उस जिले के डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के विकास के लिए उस बैंक को जिम्मेदारी देता है। इस तरह का एक आरबीआई ने एक योजना लाया था, लीड बैंक योजना, जो कि तमाम जिलों में जो है जो वहाँ पर जो भी वाणिज्यिक बैंक, यानी जो भी राष्ट्रीयकरण वाले बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं आपके, वो वहाँ पे लीड करेंगे उस चीज़ को, वहाँ के बैंकिंग के विकास के लिए। तो ये लीड बैंक योजना आपका 1969 में आई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात आती है। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है। इसमें भी हम लोग एक बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पर एक चैप्टर आप लोगों का है। फिर आपका आयात निर्यात बैंक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों को धन की व्यवस्था के लिए 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या आयात के लिए, निर्यात के लिए, तो पुनर्निर्यात के लिए, आयात पुनर्निर्यात के लिए जो है धन की व्यवस्था करता है।
फिर आगे आपका है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। ये कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। फिर आता आपका राष्ट्रीय आवास, सभी को आवास उपलब्ध होना चाहिए, इस उद्देश्य की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 88 में किया गया। निजी क्षेत्र के बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम योजनाएं आई। आपका लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल का योजना आपका आया, ताकि जो बैंक अपना मनमाना करते हैं, कोई उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अगर किसी उपभोक्ता के हितों की उल्लंघन होता है तो इसमें जो है वो व्यक्ति बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है, जिससे उसको मदद मिल सकती है। और आगे आपका बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया गया ताकि अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर को लाया गया। आगे आपको मोबाइल बैंकिंग है और तमाम चीज़ें, एटीएम का सब चीज़ें आती है। और वर्तमान तक देखेंगे तो तमाम तरह के विकास हो गए। मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, माइक्रो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट आते गए हैं। और बैंकिंग सेक्टर, दिन प्रतिदिन बैंकिंग सेक्टर का विकास होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज जो चर्चा किया, भारत में बैंकिंग व्यवसाय का क्या विकास हुआ, प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्र भारत तक सारा स्वरूप हम लोगों ने देख लिया है। और आगे फिर इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।